हेलो एंड वेलकम बैक। आज से हम एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है इवापोरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर भी वीडियोस की एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की ये पहली वीडियो इवापोरेशन पर होने वाला है। इसको ज़रा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट डज़ इट मीन बाय इवापोरेशन? वी नो दैट हम यहाँ ज़रा इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन से शुरू करेंगे। वी कैन से दैट द spontaneous change of spontaneous the spontaneous change of liquid into vapors at the surface of liquid at a given temperature. Surface of liquid at given temperature is called evaporation. यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आता है और वो ये है कि इवापोरेशन क्या है। ठीक है जी, हमने लिखा है द स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस से क्या मुराद है? यानी खुद ब खुद चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, राइट। तो वेपर्स की जगह पर आप यहाँ पर गैस भी लिख सकते हैं। ठीक है, गैस में कन्वर्ट होना या वेपर में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, तो सरफेस ऑफ लिक्विड पे ये प्रोसेस होता है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। इस प्रोसेस को कहा जाता है इवापोरेशन। ज़रा हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लेट सपोज हम करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर वाटर मौजूद है। ठीक है जी, तो इसके अंदर वाटर मौजूद है। वाटर बेसिकली इज अ लिक्विड, राइट। तो वाटर लिक्विड, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है। इवापोरेशन को हम ज़रा समझते हैं। यहाँ से अगर आप देखें ना, तो यहाँ जो सरफेस पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है जी, सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना उतना ही लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं। ठीक है, तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। ठीक है, ये वेपर्स में कन्वर्ट होकर यहाँ से निकल जाता है, सरफेस को छोड़ के निकल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को यानी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। एंड दिस प्रोसेस दैट इज हैपनिंग एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नाउन एज इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन यहाँ से हमारे पास कंप्लीट होता है। एंड इट आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ से हमें जो है ना इवापोरेशन समझ में आता है। अब इसके अलावा यहाँ से एक और चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। जो मैंने यहाँ पर बात की ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, जब बात की, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल है, वो सरफेस पर भी है और इसके इनसाइड द लिक्विड भी मौजूद है। ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इन मोशन। ये हमेशा मोशन में होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब है ये एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे और कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे। और अगर इनकी मूवमेंट यानी काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मूवमेंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, विच मीन्स, ठीक है, तो विच मीन्स कि उसकी जो मूवमेंट है ना वो तेज़ होगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी लो होगा तो गैस के मॉलिक्यूल, गैस नहीं, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल की एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो लो एनर्जी होगी। अगर काइनेटिक ज़्यादा होगा ना, मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो उसकी जो एनर्जी होगी ना मॉलिक्यूल की, उसकी एनर्जी हाई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया व्हाट डज इट मीन बाय इवापोरेशन। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ हम ज़रा समझते हैं कि इवापोरेशन जब होता है यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल जब सरफेस को छोड़ के गैसियस फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है, वो जो मॉलिक्यूल है जो यहाँ से निकल जाता है ना, वो क्या करता है, इस लिक्विड के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी को लेके जाता है। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें क्या समझ में आता है कि जब इवापोरेशन होता है तो बेसिकली लिक्विड की जो एनर्जी है या उसकी जो हीट है वो भी डिक्रीज हो जाता है।
ठीक है जी। तो एनर्जी जब कम हो जाता है तो क्या होता है, तो दूसरे जो मॉलिक्यूल जो नीचे सरफेस पर मौजूद थे वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और ओवरऑल जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स यहाँ से निकल जाते हैं, तो बाकी जितने भी मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर मौजूद है तो होता है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है या ओवरऑल जो एनर्जी है एवरेज की हम बात करेंगे वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए ठीक है, जब ये डिक्रीज होता है तो जो हीट होता है वो सराउंडिंग से इस लिक्विड के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो यहाँ से जो मॉलिक्यूल निकल के जाता है ऑपरेशन के थ्रू वो हीट को अपने साथ लेके जाता है, तो इसका एवरेज जो एनर्जी है वो डिक्रीज होता है। तो सराउंडिंग से जो एनर्जी है, ठीक है, या हम इसको कहते हैं हीट जो होते हैं ना, वो इस लिक्विड के अंदर चला जाता है। इसी वजह से कहा जाता है ऑपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, यानी सराउंडिंग एरिया में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है, या हीट अंदर जब ट्रांसफर हो जाता है, हीट ट्रांसफर होता है, तो इन इधर जो मॉलिक्यूल होते हैं या इसके जो किनारे पर जो भी होगा, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या हो जाता है, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज हमें क्या समझ में आता है कि इवेपोरेशन इज अ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है जी। इवेपोरेशन की वजह से ठंड महसूस होती है, ठीक है। क्यों होता है, जरा हम उसके रीजन को भी लिखते हैं। इसका रीजन क्या होगा, तो मैं यहाँ पर चलो लिख लेता हूँ इसका रीजन। जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स escape द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है जी। तो सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, यानी जब इवेपोरेशन होता है तो सरफेस पे जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है ना वो क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है। सो द एवरेज, मैं यहाँ एवरेज की बात करता हूँ, जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना इस लिक्विड की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड डिक्रीज, ठीक है जी। यानी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल निकल जाता है तो अब एनर्जी कम हो जाता है लिक्विड का, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो बाकी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब वो डिक्रीज हो जाता है सो क्या होगा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड डिक्रीज एंड टेम्परेचर फॉल्स, यानी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। सो हम यहां लिखेंगे हीट मूव्स फ्रॉम सराउंडिंग टू द लिक्विड सराउंडिंग से लिक्विड के अंदर हीट मूव करेगा, एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग फॉल्स, ठीक है। देयरफॉर इट इज कूलिंग प्रोसेस। एक चीज हमें क्या समझ में आता है, मैं जरा इसको दोबारा से कहता हूँ, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब एवोपरेशन की शक्ल में निकल जाता है तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है बाकी मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इसका मतलब है जब टेम्परेचर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इनर जो लिक्विड मॉलिक्यूल का डिक्रीज होता है ना तो जो हीट जो सराउंडिंग में होता है वो मूव करता है फ्रॉम सराउंडिंग टू द लिक्विड, ठीक है। जिसकी वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल करता है और इसी तरह से वहां पर क्या होती है, कूलिंग प्रोसेस या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये मैंने एक ओवरऑल जनरल बात की। आप दरिया के किनारे पर जब हम बैठते हैं तो हमें जो ठंड महसूस होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि जो हमारे पास रिवर के अंदर इवेपोरेशन हो रहा होता है तो टेम्परेचर उसका डिक्रीज होता है तो सराउंडिंग में जो हीट होती है ना वो उसके अंदर चला जाता है, सो हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली आप इसको अपने बॉडी के ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है। जब हमारे बॉडी के अंदर स्वीट प्रोड्यूस होता है, पसीना जब आता है तो उसी दौरान भी यही प्रोसेस होता है। जब
जो स्वीट होता है वो जब इवोपरेट हो जाता है पसीना, ठीक है, लिक्विड गैसियस फॉर्म में निकल जाता है, ऑपरेशन होता है, तो वो हाई एनर्जी को यानी एनर्जी को अपने साथ लेके निकल जाता है। सो हमारे बॉडी का ओवरऑल जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज होता है और हमें ठंड महसूस होती है जब हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा होता है। सो इन तमाम जो क्वेश्चन का जो ताल्लुक है, ठीक है, इट ऑल डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से एक बहुत ही मेजर कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर, वो हमारे पास है इसके फैक्टर्स, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाऊंगा, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, यानी कौन कौन सा फैक्टर एवापोरेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है जी। तो इसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले कि कौन कौन से फैक्टर है। तो सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आता है वो आता है जो एवापोरेशन को इफेक्ट करता है ना, वो हमारे पास आता है सरफेस एरिया, पहला वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहला डिपेंड करता है ये सरफेस एरिया पर, इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। तो मैं फोर्स लिखता हूँ। और थर्ड जो फैक्टर है वो हमारे पास होता है टेम्परेचर, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ समझ में आता है कि 3 ऐसे फैक्टर है जो कि ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। हमारे पास फर्स्ट है, मैं ज़रा यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट है सरफेस एरिया, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और तीसरा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो इन तीनों पर अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ सरफेस एरिया पर, ठीक है। मैं बात करता हूँ सरफेस एरिया पर। तो देखो सरफेस एरिया से क्या मुराद है, यानी कोई भी लिक्विड होता है ना तो उसका सरफेस होता है, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा होता है ना, तो सरफेस एरिया से उसका बड़ा ताल्लुक होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ये ऑपरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, और जब लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ऑपरेट होगा और रेट ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हायर द सरफेस एरिया, ठीक है जी, हायर द सरफेस एरिया हायर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है जी। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो एवापोरेशन भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट की मैं ज़्यादा बात करता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी वाटर के मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, तो वाटर के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान। मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। जबकि अगर हम बात करें ईथर की, वो भी लिक्विड होता है लेकिन उनके मॉलिक्यूल के दरमियान ईथर की बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और लिक्विड मॉलिक्यूल की, जैसे कि हमारे पास है CCl4, ठीक है, एक सॉल्वेंट है, तो उनके अंदर क्या होती है, वो नॉन पोलर होता है, यानी उनके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होता है बहुत ही वीक, जिसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हर लिक्विड के दरमियान मौजूद होता है, वीक होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रिलेशन बताएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो मॉलिक्यूल आसानी से अपना सरफेस छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के नहीं जाएगा ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये ऑपरेशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रॉन्गर द, अच्छा मैं जरा स्पेलिंग करेक्ट करता हूँ स्ट्रॉन्गर का, अच्छा जी, हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules slower will be the rate of evaporation, ठीक है जी। तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो एवापोरेशन स्लो होगा, पानी
स्लोली ऑपरेट करेगा और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ही हाई होगा। ठीक है, लास्ट की हम बात करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे ना, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ेगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो लिक्विड पे जो मॉलिक्यूल होता है वो जल्दी एस्केप कर जाएगा, विच मीन्स एवापोरेशन इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। जब लो काइनेटिक एनर्जी होगी तो एवापोरेशन भी, यानी एनर्जी कम होगा तो लिक्विड थोड़ी स्लोली ऑपरेट करेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल स्केप कर जाते हैं ना, तो एवापोरेशन भी स्लो होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा हायर द टेम्परेचर, ठीक है, हायर विल बी द रेट ऑफ evaporation एंड वाइस वर्सा। ये आप हर एक में लिख सकते हैं वैसे वाइस वर्सा को। ठीक है, वाइस वर्सा से क्या मुराद है, मतलब इसका उल्टा भी होगा, अगर यानी टेम्परेचर लो होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी स्लो होगा। ठीक है, तो ये आप वाइस वर्सा लिख सकते हैं, हर एक में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है ऑपरेशन का ये होता है कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या बात की है। लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन डिम हो गया, तो हमें समझ में आता है कि इसमें हमने क्या देखना है। सबसे पहले जो हमने देखना है वो इसका डिफिनेशन है, फिर इसकी प्रोसेस को समझना है, और इसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं ना उसको देखना है, और इसके जो फैक्टर्स होते हैं ना उसको ज़रा हमने समझना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।